प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12 यानी कि क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जो कि था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड फॉरेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स। ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर को समझने से पहले उस लेक्चर को भी आप देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि फिजिक्स में कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है। अगर वो नहीं समझा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो इस टॉपिक में आज हम करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है भाई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, सारा का सारा, और कैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आता है। तो सबसे पहले देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इस तरफ, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ एंटर करता है इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में एंटर करता है, और ये एंगल बनाता है थीटा बी वेक्टर के साथ में। ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। ये बी वेक्टर के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी से चलता है। तब इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे कहा जाता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, तीन बातों पे डिपेंड करता है। पहला, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे, और तीसरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ए चार्ज Q एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड B with making angle theta with respect to D vector with uniform velocity V। अब चार्ज जो एंटर हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और V वेलोसिटी है। तब तीन स्टेटमेंट होंगे और तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इससे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट होंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगा, जितना चार्ज कम होगा उतना मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? द मैग्नेटिक फोर्स F applied on charge Q is directly proportional to the magnitude of charge Q। इसका मतलब है F is directly proportional to Q। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद में सेकंड बात ये कहता है, सेकंड इसका स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहता है? जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है? द फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। F is directly proportional to magnetic field। और ये हमारा स्टेटमेंट नंबर हो जाएगा बेटा सेकंड। और थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? थर्ड स्टेटमेंट को समझने से पहले कुछ बातें समझते हैं अपने। ये चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंगल बना रहा है ये थीटा बी वेक्टर के साथ,
तब बी वेक्टर की डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा बेटा वो होगा v कोस थीटा, और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा v साइन थीटा, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है v साइन थीटा पे डिपेंड करता है, वही साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इतनी सी बात। अब इसी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स F applied on charge Q is directly proportional to the perpendicular component of velocity of charge Q। हाँ, वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है? ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और वैसे भी ये एंगल थीटा बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला जाता है, इसको वर्टिकल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोला जाता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा, और ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 आ गया। इसके बाद में इन तीनों स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने पर बाय कंबाइनिंग स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हम क्या करेंगे? तीनों को कंबाइन कर देंगे। तो पहला क्या कह रहा था? Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड क्या कह रहा था? B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और तीसरा क्या कह रहा था? V साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो तीनों ही स्टेटमेंट एक साथ हमने लिख दिए। इसके बाद में क्या करना है? ये हमारा स्टेटमेंट नंबर, कंबाइंड स्टेटमेंट है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर इसको 4th दे देते हैं। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, ये क्या है? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इस साइन को अपना हटाना चाहते हैं, तो इसके हटने पर क्या आएगा? एक इक्वल का साइन आएगा और एक हम कांस्टेंट लिखेंगे। ये जो कांस्टेंट है, इस के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे 1 होती है। इसके बाद में हमारा k की वैल्यू 1 रखने के बाद में, जो हमारा फॉर्मूला है वो ये आ जाता है बेटा, ये फॉर्मूला आ जाता है। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा जाता है। मैंने यहाँ इसको वेक्टर फॉर्म में डार्क करके लिखा है, लेकिन आपको अगर नोटबुक में नोट करना है तो इस तरीके से लिखना है। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब इसमें एक कंडीशन इसने दे दी कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो दे दी 90 डिग्री। ये क्या कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, और चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री का। इस तरफ है V वेक्टर, इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तब इसके बीच में इन पर फोर्स क्या लगेगा? इस चार्ज पर फोर्स क्या लगेगा? वो होगा बेटा, देखो जो हमारा फॉर्मूला आया था, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू हम क्या रख देंगे बेटा? 90 डिग्री रख देंगे। और हमें पता है साइन जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा? 1 होती है। इसलिए यहाँ पे हमने साइन 90 डिग्री की जगह क्या रख दिया? 1 रख दिया। और इस कंडीशन में, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये साइन की हम मैक्सिमम वैल्यू रख रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा बेटा? मैक्सिमम फोर्स होगा। और वो कितना होगा? F मैक्सिमम इज इक्वल टू QVB होगा। F मैक्सिमम इज इक्वल टू QVB होगा। और यहीं से हम B के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, जो कि B को यहीं रख देंगे, और फॉर्मूला आ जाएगा हमारा F मैक्सिमम अपॉन QV। और इसी से हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकालेंगे। डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? इस फॉर्मूले के अंदर, ये जो फॉर्मूला हमें दे रखा है, इस फॉर्मूले के अंदर Q इज इक्वल टू 1 और V इज इक्वल टू 1 रखेंगे। Q इज इक्वल टू 1 कूलाम और V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड रखेंगे। तो हमारे पास
बी की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, एफ मैक्सिमम की इक्वल हो जाएगी, और यहीं से मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आएगी। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो देखें, द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म यूनिट वेलोसिटी, और किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे बी वेक्टर से डिनोट किया जाता है बेटा, मैं वेक्टर के लिए यहाँ डार्क कर रखा है मैंने, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी यूनिट और डायमेंशन की। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट की। तो फॉर्मूले से हम अगर देखें तो B इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ मैक्सिमम अपॉन क्यू डी। इस फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू निकालना, यूनिट निकालना चाहें तो क्या आएगी बेटा, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट होती है वो कूलाम होती है बेटा, और वेलोसिटी की यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है। इसको और सॉल्व करेंगे तो एस जो है सेकंड जो है ऊपर चला जाएगा, न्यूटन सेकंड अपॉन कूलाम मीटर आ जाएगा। इसके बीच में डैश लगाना जरूरी है, नहीं तो cm से क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। इसके बाद देखें, अब ये जो यूनिट है हमें बहुत बड़ी लग रही है, तो इस यूनिट को छोटा किया गया एक साइंटिस्ट के नाम से, इस यूनिट को नया नाम दिया गया टेस्ला। इस यूनिट को क्या नाम दिया गया, टेस्ला दिया गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला। और सीजीएस सिस्टम में इसकी एक यूनिट होती है बेटा जिसको बोलते हैं हम गॉस। सीजीएस सिस्टम में इसकी एक यूनिट होती है जिसको बोला जाता है गॉस, और इसमें रिलेशन क्या होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस होता है। तो ये तो थी यूनिट इसकी। इसके बाद में हम बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, फॉर्मूला ही यूज़ करना है हमें पता है B इज इक्वल टू है एफ मैक्सिमम अपॉन क्यू डी, और हमें ये भी पता है कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है m1 L1 T-2, और Q की जो डायमेंशन होती है वो होती है A1 T1 B की जो डायमेंशन होती है वो होती है M0 L1 T-2। ये यूनिट होती है, ये डायमेंशन होती है। सारी डायमेंशन अपने इसमें पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा M1 L1 T-2 अपॉन A1 T1, फिर L1 T-1। ये वेलोसिटी की होती है और ये चार्ज की होती है। सबको अपने सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हमारी क्या आ जाएगी, L1, यहाँ पे भी L1 से L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा M1 L0 हो जाएगा। T देखें, T यहाँ पे पड़ा है और ये ऊपर जाएगा T-3, वैसे ही इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर रहेगा T-2 और A-1।
तो ये रहेगी इसकी डायमेंशन। तो ये था आज का लेक्चर। कल नए लेक्चर के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।